हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है, अक्सर इससे एक न एक प्रश्न आता है और जितने प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो संविधान सभा से संबंधित प्रश्न है, वो प्रश्न अक्सर कन्फ्यूज़न भी पैदा करते हैं। इसी टाइप के और इसी टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो आपके पास उसका अपडेशन तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो संविधान सभा बनी हुई है, ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान गठित हुआ है, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत बनी थी। तो दोस्तों, उसी के तहत ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है या किस उस समिति के द्वारा की गई है। अक्सर प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो हम उसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं या क्रिप्स मिशन भी होता है, लेकिन इसकी स्थापना बेसिकली जो संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई है। तो इस टाइप के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो पहला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 की हुई है। दोस्तों, पहली बैठक हुई है, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है। दोस्तों, ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और गलत भी होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो संविधान सभा की बेसिकली पहली बैठक हुई है, वो बैठक कब हुई है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 का राज्य जो गठन आयोग बना था फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में, उसके तहत ये आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। पहला राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ है। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है और उससे एक नया राज्य निकला है, तेलंगाना। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ है 1953 में हुआ है। अगला प्रश्न है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता बेसिकली किसने की थी, उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी पहली बैठक की थी और वो एक अस्थाई सदस्य थे, स्थायी सदस्य नहीं थे। इसके जो स्थायी सदस्य भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी पहले अध्यक्ष थे, वो स्थायी सदस्य थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी की, जो कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर ध्यान रखिएगा, 1946 से काम नहीं चलेगा। 9 दिसंबर 1946 को उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, पर वो स्थायी सदस्य नहीं थे बल्कि वो अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का लेखांकन कौन करता है। तो दोस्तों, महालेखाकार जिसे बोला जाता है, सीएजी करती है। ठीक है दोस्तों, सीएजी संबंधित स्पेशल वीडियो उर्जित चेस एकेडमी में अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो कारगिल दिवस का गठन कब हुआ, यानी किस वर्ष हुआ है। तो दोस्तों, कारगिल जो दिवस मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार की प्रथम विधिक सलाहकार किसे माना जाता है। तो दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, तो भारत का प्रथम विधिक सहायताकार होता है, यानी ये क्या करता है, विधि से संबंधित, कानून से संबंधित सरकार की सहायता करता है। तो दोस्तों, ये तो केंद्र सरकार में हो गया अटॉर्नी जनरल। उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है, तो राज्यों में होता है महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। वहीं न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इन दोनों की विशेषता ये है कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल विधिक सहायताकार होता है, वहीं अगर स्टेट की हम बात करें तो महाधिवक्ता वो राज्य में विधिक सहायताकार होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी ये आते हैं संविधान में। ठीक है, चलिए हम अगला उसके हम बात करें तो
उद्देशिका, बहुत ही महत्वपूर्ण, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था, ये अगला प्रश्न है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन कैसे आएंगे। ऑप्शन रहेगा उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये किया किसने था, पर इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस में है, तो वो है 78 में, 78 आर्टिकल में संविधान प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या था? तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है पहला प्रश्न जब मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 में पहले इसकी बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है इसके अस्थायी सदस्य थे, ना कि स्थायी सदस्य थे। तो ये अस्थायी सदस्य थे और स्थायी सदस्य थे भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द की कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बार पुनः लाया गया है। प्रारूप समिति, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, तो प्रारूप समिति गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें अंबेडकर जी के अलावा 6 सदस्य और भी थे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप बहुत ही उसके साथ याद रखेंगे कि प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण है। MPPCS में प्रारूप समिति के जो बाकी सदस्य थे उनके नाम लिखने तक को भी जो है प्रश्न 50 शब्दों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रारूप समिति की जो प्रारूप समिति गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इसमें जो है अक्सर गलत जो है होने की संभावना रहती थी और गलत होता भी था। दोस्तों भारत को संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ, क्योंकि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? अगर हम देखा जाए तो भारत में जो वर्तमान में है 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर था पर वो यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण 28 राज्य बचे हैं। तो जितने राज्य हैं इन सबको मिलाकर क्या एक संघ बना जिसे भारत कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया है? दोस्तों भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू 25 जनवरी 1950 को किया गया है, लेकिन अंगीकृत कब किया गया है? तो वो किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है आप याद रहेंगे, 26 नवंबर 1949 को जो है उसको अंगीकृत किया है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। 15 प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? दोस्तों जो भारतीय संशोधन है, संविधान संशोधन है, तो पहला संशोधन हुआ था संपत्ति के अधिकार के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये संशोधन हुआ था। इसके बाद संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन था 1951 में, फिर इसके बाद दूसरा हुआ और जिसके बाद बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। दोस्तों जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे इससे संबंधित एक स्पेशल जो वीडियो मैंने OGS अकेडमी में हाल ही में अपलोड किया है। संविधान संशोधन जो 42वां है, 44वां है, इसके बाद 73, 74वां, 46वां, 102, 103, 101, 104, ये जितना मैं नाम ले रहा हूँ ये संशोधन हाल ही में स्टार्टिंग में यानी 100 से लेके 104 तक हाल ही में संशोधन हुए। इनकी चर्चा भी काफ़ी रहती है, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो है OGS अकेडमी में वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संविधान संशोधन जो संपत्ति का अधिकार है वो किस संशोधन के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जो है इसको संशोधित कर दिया, समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। हटाने के पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? पहले क्या था? पहले
भारत में जो वासी हैं उनको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें से एक है संविधान, एक है संपत्ति का अधिकार का। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई संपत्ति है, सरकार उसको नहीं ले सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी यदि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन किसी पर पब्लिक के लिए अधिग्रहण करना चाहती है, सॉरी पब्लिक के लिए इन द सेंस कि सार्वजनिक तौर पे, ठीक है, जनता के लिए ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना रही है या रोड वहाँ से निकल रही है, रेलवे लाइन कुछ भी हो रही है, तो जिसकी भी ज़मीन है उसको अधिग्रहण करने का सरकार का अधिकार होगा। आप इस बेस पे न्यायालय में आपत्ति नहीं लगा सकते कि संपत्ति का मेरा अधिकार है, ठीक है। तो इसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो क्या कर दिया गया है, संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों अक्सर जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई। दोस्तों मुस्लिम के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है लागू की गई मार्लो मिंटो सुधार 1909 में, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार द्वारा जो है पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए कहा गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध है दल बदल विधेयक से, ठीक है। किसका संबंध है, दल विधेयक से। यानी 10वीं अनुसूची बात करती है टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 10वीं अनुसूची ये कहती है कि जो दल बदल करते हैं उस विधेयक से संबंधित है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, चुनाव पहले दूसरे दल से लड़ रहा है, फिर वो किसी और पार्टी में शामिल होता है, यानी दल बदल करता है, ठीक, खरीद फरोख्त जो है, तो इससे संबंधित जो है अनुसूची 10 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, जो अभी हमने जो क्वेश्चन में बात की, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, उस उद्देश्य का जो प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया नेहरू जी ने, तो 13 दिसंबर, ठीक है, कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 10 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत खराब हो जाने के कारण 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। यह अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, जो भारत पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अध्यक्ष पद का पद ग्रहण किया। उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दिया गया था। दोस्तों नगर पालिका को संवैधानिक संशोधन 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। दोस्तों जितने संविधान संशोधन है मैंने उसके संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाया ही है, उर्जित जी अकेडमी अपलोड किया है। इसके अलावा 73वां, अभी 74वां संविधान संशोधन का वीडियो अपलोड नहीं किया गया, मैं बहुत जल्द करूँगा। 73वां संविधान संशोधन के बारे में जितना भी फैक्ट है, जितना भी डिस्क्रिप्शन है, उर्जित जी अकेडमी में स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ पे उसको जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि नगर जो पालिका है को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है, ठीक है। इसी के तहत जो है संविधान में ही 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है झंडा समिति, तो JB कृपलानी जी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आता है। इसके अलावा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने हाल ही में बताया कि जो है अंगीकृत भारत के जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 पर। उनको उसके कुछ प्रावधानों सहित पहले ही अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो जैसे चुनाव आयोग हो गया, नागरिकता हो गया, ये कुछ जो मेन प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से संविधान जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी को जो है 1950 को लागू करने के पीछे तर्क क्या है, ठीक है, तो उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी
ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये प्रश्न इतने सिंपल और इतने सरल हैं और इसके बावजूद भी गलत होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, क्योंकि जब अपन प्रश्न पत्र जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय पे जो जो माइंड होता है, चाहे आप हो हम हो कोई भी हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। खासकर जो है उस समय पे दिमाग डबल माइंड होता है। अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ तो ये समझिए कि वो प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि निर्विरोध कौन हो चुके हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी जी जो है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जी। ठीक है, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जी हैं। 25 जो प्रश्न है, प्रारूप समिति कब पारित किया गया? तो दोस्तों कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को समिति गठन किया गया। अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष रहे। अब पारित किया गया 23 फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो दोस्तों पॉकेट वीटो का जो है इस्तेमाल किया जाली जेल सिंह ने। ठीक है, ये राष्ट्रपति। अब क्या होता है पॉकेट या जेबी वीटो? दोस्तों कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि उस पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोई बिल पारित होता है जिस पे सरकार राष्ट्रपति अपने हिसाब से उसका जवाब देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जवाब देते ही नहीं है। ठीक है, रखा रहा, उसी को पॉकेट वीटो एक प्रकार से कहते हैं। यानी अपने उन्होंने पॉकेट में डाल लिया है, उसको निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाले राष्ट्रपति थे यानी जेल सिंह। चलिए आगे बात करते हैं, उद्देशिका जो प्रस्ताव है कब पारित किया गया है? दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकावाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कि जनक कौन है? तो दोस्तों ये हैं पीएन भगवती जी। कौन है? पीएन भगवती जी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि PIL क्या है, इसका फुल फॉर्म MPPCS के प्री में पूछा गया है। तो आप एक बार देखेंगे कि जिसको जो कि जनहित याचिकावाद कहा जाता है हिंदी में। और ये प्रश्न जो है बहुत से लोगों ने इसको गलत किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो यानी इसका अगर शॉर्ट में बोलें तो PIL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको जो है लाने का मेन अधिकार मेन मतलब उद्देश्य मेन व्यक्ति जो है वो है PN भगवती जी थे, जो कि ये उनका लाने का वो था। और ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। दोस्तों इसमें एक खास बात ये रही कि क्या होता है PIL? तो दोस्तों क्या होता है, ऐसे मुद्दे जो सार्वजनिक हित के हों, सबका उसमें हित जुड़ा हो, ऐसे मामले जो है आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है जनक किस या ये चीज़ किसने की PIL का? वो है PN भगवती जी ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि अभी हमने बात किया था 11 दिसंबर 1944 को ये परमानेंट जो है क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना जो है संसद के द्वारा की जाती है। यानी संयुक्त का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय है, कहाँ? जबलपुर में है। अब रायपुर में नहीं है, जो कि है रायपुर में, पर एग्ज़ाम के तौर पे आप मान लें कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो संसद क्या कर सकती है? उस उच्च न्यायालय को कार्य क्षेत्र बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में को भी उसमें शामिल कर सकती है, पर इसका अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। देखिए इतने सारे नाम आने के कारण ही ये प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम हॉल में गलत होते हैं। इसीलिए मैं ये 100 प्रश्न जो है जो आए हुए हैं उनको अलग से सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया गया है। 1 से 2 बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो दिमाग में ये रहेगा कि हाँ इसके में ये होता है और ये था। इसलिए मैं हर प्रश्न का जो है इसको डिस्क्रिप्शन सहित बता रहा हूँ कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ पढ़ी हुई बल्कि डिस्क्रिप्शन जो है याद रह जाता है और उसको आसानी होती है एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने में। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 32 क्वेश्चन में कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों SC मुखर्जी है ना, HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, SC मुखर्जी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो है 389, ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, MPPCS में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है।
ठीक है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? वो 389 379। ठीक है, तो ये जो है 389 जो है कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, संख्या निर्धारित की थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, 368 के तहत। दोस्तों भारतीय संविधान की ये खूबी है कि जब संविधान निर्माताओं ने क्या किया, पहले पूरे विश्व के संविधान का अध्ययन किया, अध्ययन करके ये पाया कि जो सबसे अच्छा संविधान है, माने जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको क्या किया उन्होंने, उसको अडॉप्ट कर लिया और भारतीय संविधान में उसको जो है समाहित किया। तो इस तरह से जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के से ली गई है, जो कि भारतीय संविधान में 368 के तहत जो है इसको रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो 35 क्वेश्चन है। संविधान सभा के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? कहने का मतलब ये कि जब संविधान गठन हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों उस समय अनुसूचियाँ थी 8 और आज अनुसूचियाँ हैं 12। ठीक है, यानी 4 अनुसूची जो है बढ़ी हैं 8 के बाद से, 5 अनुसूची जो है उसमें बढ़ी हुई है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। अब 36 क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा में ही संविधान में जो है भाग 4A में, किसमें में ए में क्या है, क्या जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य। ठीक है, पहले मूल कर्तव्य थे कितने? 10। अब मूल कर्तव्य जो वर्तमान में है 11। जो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाना एक मौलिक अधिकार है, उसको भी जो है कर्तव्य में जोड़ दिया गया है, तो अब 11 है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, अनुशंसा में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? दोस्तों ये इतनी बार प्रश्न पूछा गया है और अक्सर गलत होता है। 42वें संविधान संशोधन के जितने भी पॉइंट्स हैं, 10 से 12 15 पॉइंट्स, और जितने हैं 44वें संविधान संशोधन के, उससे संबंधित जो है स्पेशल वीडियो ओरजी जीएस एकेडमी में अपलोड है। आप उसमें संविधान संशोधन को सर्च करेंगे ओरजी जीएस एकेडमी, आपको सारे वीडियो मिलेंगे और उसमें ये संविधान संशोधन संबंधित जो है आपको ये वीडियो मिलेगा। तो जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। उसमें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हुई हैं, तो उसमें जो है शब्द जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। दोस्तों इसी क्रम में याद रखिएगा, ये क्रम जमाने को आता है, कभी इसको पहले कर देगा, इसको आखिरी में कर देगा, इसको सेकंड कर देगा, चीज़ जमाने को आता है। तो आपको ये चीज़ आपको आना चाहिए कि ये पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। तो जो 37 प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पहला समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर एकता और अखंडता, ये 4 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अब आपको पता नहीं है कि ये इनका क्रम क्या है, तो आप गलत करेंगे। तो जोड़े गए हैं, कौन से जोड़े गए हैं? पहला समाजवादी, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 4 शब्द जो है जोड़े गए हैं। इसके बाद संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कितने, अब ये समवर्ती सूची होती क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में ये जो अनुसूची 7वीं है उसमें जो है इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो समवर्ती सूचियाँ क्या होती हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। जितने प्रश्न हैं मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आपको इसका आगे पीछे का भी पता होना चाहिए, अगर कभी भी आए प्रश्न तो आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 100 के 100, और इसी से जो है प्रश्न इसके आगे पीछे का प्रश्न बना के ही पेपर में आता है, और आता 100% है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे दूसरे स्टेट के पीसीएस हो या मध्य प्रदेश पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो,
चाहे मध्य प्रदेश की जो व्यापम जो संस्था है एग्ज़ाम ले ऑर्गेनाइज कराती है वो हो, अक्सर प्रश्न जो है यहाँ संविधान सभा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो संविधान में समवर्ती सूची का जो है प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक होती है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो पहले केंद्र सूची से हम बात करते हैं। केंद्र सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार को होता है, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, वित्तीय चीज़ें सारी हो गई, हवाई जहाज़ हो गई, ठीक है। इन सभी चीज़ों से जो है जो भी कानून बनेंगे वो बनाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे बोला जाता है केंद्र सूची। इसके बाद आता है राज्य सूची। तो दोस्तों राज्य सूची जो है, राज्य सूची के तहत क्या होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार जो है क्या बनाती है, नियम बनाती है, ठीक है। पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। जैसे कि पंचायतें संबंधित कोई नियम बनाना है तो कौन बनाएगा, ठीक है। पुलिस संबंधित कोई बनाना है तो कौन बनाएगा। तो ये सब राज्य सूची। पर समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, ठीक है। किंतु अगर केंद्र सरकार भी उसी संबंधित नियम बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है तो प्राथमिकता केंद्र के द्वारा बनाए गए प्रावधान को, नियम को जो है कानून को मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है समवर्ती सूची, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गई, वन हो गई, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं समवर्ती सूची के तहत, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप याद रखिएगा। 38 प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भूतपूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में हम रूस की बात करें तो उससे लिए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह जो है उनकी अनुशंसा में ये है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसकी अनुशंसा में, तो स्वर्ण सिंह की अनुशंसा में, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जुड़ी है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है जुड़ी हुई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों जो मैंने इसमें एक चीज़ ये भी बताई है, जो 73वां संविधान संशोधन देखेंगे तो उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो उसमें जो पंचायतों संबंधित जो है ये गठन किए, बहुत सारे इसमें कमेटियाँ समिति गठित की गई थी। अक्सर पूछा जाता है कि सिंघवी कमेटी किससे संबंधित है, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इनका क्रम जमाने को आता है तो उसमें जो है आप देखेंगे या आपको वो चीज़ें मिलेंगी। चलिए हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में रखा गया है। जो मूल कर्तव्य हैं उसको रखा गया है भाग 4A में, ठीक है। और अनुच्छेद 51A में, 51A में मूल कर्तव्य को रखा गया है। अभी 11 कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 कर्तव्य हैं। 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो दोस्तों 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। दोस्तों कम से कम ये 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका हुआ है, आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में देख लीजिए ये प्रश्न आपको जो है कहीं ना कहीं टकराएगा। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में तो प्रश्न पूछा जाता है 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो दल बदल है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। देखिए यहाँ 4 प्रश्न बन रहे हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होना चाहिए। ये 92वां संविधान 52वां संविधान संशोधन है, 1985 में जो है दल बदल के तहत जोड़ी गई है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जैसे अभी हमने बात की 12 अनुसूचियाँ हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था, तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख की अनुसूची मिलता है, तो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में जो है भारत का उल्लेख मिलता है। कितनी अनुसूची का, 22। ये जितनी भी अनुसूचियाँ हैं याद करना, ये जितनी 22 भाषाएँ हैं याद करना बहुत आसान है। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि अपनी जितने कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं, जैसे गुजराती तो एक स्टेट है तो गुजरात के नाम पे है, ऐसे हो गया मराठी, महाराष्ट्र के नाम से हो गया पंजाबी, ठीक है। तो इस तरह से जो है बांग्ला भाषा, कन्नड़, तेलुगु, तो ये जो कुछ वैसी भाषाएं हैं जो कि उससे राज्य भी हैं तो याद करने में आसानी होती हैं, और जो याद नहीं होगी उसके लिए जो मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताऊँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92वां संविधान संशोधन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं दोस्तों। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो है BDMS, इसे हम अगर देखा जाए, अगर आपको याद ना हो BDMS जो है शॉर्टकट में इसको बोला जाता है।
इसके बाद है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो दोस्तों केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा से हमने लिया है। किस संविधान से लिया है? कैनेडियन संविधान से जो है हमने लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारतीय संविधान का गठन किया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, बहुत सारे देशों के संविधान को अध्ययन किया और जो उसमें से ऐसी चीज़ें थी कि जो भारतीय संविधान में रखना चाहिए था उसका जो है उल्लेख जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया, जिसका जो है आज भारत में काफ़ी अच्छी तरह से उसका उपयोग हो रहा है और हर स्तर पे जो है चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों को जो केंद्र सौंपने का लक्षण कौन सा है? वो है अवशिष्ट जो शक्तियाँ, मुख्य शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित है, ये बताना जा रहा है, कनाडा से लिया गया है। 49वां प्रश्न है कि जो 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूची का वर्णन किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसके बारे में जो है हम चर्चा कर चुके हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल पद सृजन किया गया? तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, वह ऐसे गवर्नर जनरल से जो पहले जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए भारत के, ठीक है, और आखिरी क्या हुए, आखिरी जो है गवर्नर हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन है? दोस्तों 5वीं अनुसूची के बारे में जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। 52 प्रश्न है भारत के प्रथम वायसराय, दोस्तों ये है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। 14 से कम आयु वर्ग के बच्चों कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये किस में बताया गया है? तो दोस्तों संविधान के 24वें अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। जो वायसराय पद कब सृजित किया गया? तो दोस्तों पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 में जो है ये सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम भारत के लोग जो है शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो दोस्तों प्रस्तावना है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना है। अगर देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक या और किसी बुक में देखेंगे तो हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना ये लिखी होती है। और दोस्तों जो भारत का जो प्रस्तावना है ये संविधान पूरा इसी पे जो है टिका हुआ है, इसलिए प्रस्तावना पे कभी भी संविधान संशोधन छेड़खानी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है कि न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो न्यायिक समीक्षा है उसकी अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग है। चलिए हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद की दोनों संयुक्त बैठकें बुलाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत जो है जब कभी भी लोकसभा में ऐसे कुछ बहुमत जो कि दोनों में विशेष तौर पर पारित होना आवश्यक है, जब ऐसे कुछ मतलब बिल या अध्यादेश ने ऐसे कुछ बिल या अधिनियम जो कि राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाते हैं किंतु लोकसभा पारित नहीं करती है, यानी दोनों सदनों में किसी न किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है या मतभेद होते हैं, उस दृष्टि में राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, तो बैठक बुलाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन और दूसरा हो गया वित्त विधेयक, इन दो संबंधित संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। क्यों प्रावधान नहीं है? प्रावधान इसलिए नहीं है कि संविधान संशोधन जो है प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना, वो भी विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत के साथ पारित होना जरूरी है, इसलिए जो है इनको बुलाया नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होते हैं और वो वित्त बिल होते हैं। ठीक है, धन विधेयक जिसे कहते हैं, इन दोनों पर क्या है संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, अदरवाइज सभी में बुलाया जा सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। आगे हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों हीरालाल जी कन्या जो है पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1919 का अधिनियम एंड 1935 का अधिनियम से संबंधित प्रश्न आना पक्का है एमपीपीसीएस में या दूसरे एग्जाम में भी। तो इससे संबंधित स्पेशल वीडियो उर्जी जीएस अकेडमी में अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं कि भारत मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? 1935 का।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति में सिफारिश की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज को जो है संवैधानिक मान्यता हेतु समिति सिफारिश की थी लक्ष्मी एन सिंघवी जी ने, ठीक है, लक्ष्मी मल सिंघवी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि पंचायतों को क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो, ठीक है, कैसा दर्जा हो, संवैधानिक दर्जा दो, ठीक है। इसलिए 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है किया गया है। इसके अगला प्रश्न है 1935 अधिनियम को किसने दाफता का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, ठीक है। दाफता का अधिकार पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों सर BN राव। कौन थे? BN राव जी क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। किसके संवैधानिक सलाहकार थे? दोस्तों ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 1952 में किया गया है, जिस कैबिनेट जिसे कहा जाता है, ठीक है। एक ही बार किया गया है 1952 में, क्या 1952 मतलब 352 में। 352 क्या है? ये आपातकाल, जो आपातकाल घोषणा करने का जो है वो अनुच्छेद 352 में कहा गया है, वो कि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। उसमें पहली बार जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको कैबिनेट कहीं नहीं मिलेगा। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को क्या फहराया गया? पहली बार राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जो संविधान संशोधन, जो संविधान के जो है हमने अपनाया 26 जनवरी 1950 को, उसके पीछे रीज़न यही है। 26 जनवरी का दिन हमने इसीलिए चुना क्योंकि पहली बार जो है रावी नदी के किनारे 26 जनवरी के दिन हमने क्या किया था, 1930 को झंडा फहराया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है, उसी की याद में जो है, जो कि वो बनी रहे, और हमने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को लागू किया है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है 28 के तहत, यानी आप शिक्षण संस्थाओं में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनको प्राथमिकता देते हुए शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। चलिए हम तो अनुच्छेद 28 कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। काफ़ी बार प्रश्न जो है ये आया हुआ है, इसको जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन द्वारा की गई। तो दोस्तों जो है 61वां संविधान संशोधन था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 21 वर्ष आयु घटा के 18 वर्ष कर दिया था वोट डालने की, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन था, 89 का समय था, ठीक है। कितना का समय था? 89 का टाइम था। इसके बाद 71 प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रांत से संविधान सभा के सदस्य हुए? दोस्तों ये जितनी बार मैं कम से कम 10 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंबई प्रांत से। अक्सर पंजाब, मुंबई, कोलकाता और इसके बाद जो है केरल राज्य ऑप्शन में आपको मिलते हैं। तो अक्सर जो है लोग पश्चिम बंगाल लगा के आते हैं या पंजाब लगा के आते हैं, पर इसका सही जवाब है मुंबई, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन पिंगली वेंकैया जी ने जो है इसको डिज़ाइन किया है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। 73वां आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। 74 प्रश्न है दोनों संसद संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों बात हो चुकी है, राष्ट्रपति जी 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसके अलावा प्रथम चुनाव 91 में पहली बार आम चुनाव भारत में हुए थे। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों मैंने पहला प्रश्न बताया था, तो नवीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन द्वारा जो 1951 में उसके तहत जो है नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मौलिक जो अधिकार था उससे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन इसको जोड़ा किसके द्वारा किया था? 1951वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संविधान प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा किया गया था? दोस्तों संविधान संशोधन का प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया, तो इस चीज़ को भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 23-24 दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। आप घरेलू कार्य
ठीक है। विस्फोटक उसमें काम नहीं करवा सकते 23 में, बाल मजदूरी 24 में, आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 24 में। तो इसे दोनों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? तो हमने अमेरिका से लिए है मौलिक अधिकार। ठीक है, कर्तव्य रूप से लिए है। 80 प्रश्न है, किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया? दोस्तों 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। दोस्तों ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रश्न जो संविधान संशोधन संबंधित मैंने वीडियो बनाया है और GS अकेडमी में अपलोड किया है, ये सारे आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर भी समाहित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का अंत किस अधिनियम में हुआ? तो 1958 में ये कंप्लीट अंत हो गया। और यहाँ से क्या हुआ कि जो यहाँ की महारानी थी उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक वायसराय को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति क्या करती है? लोक लेखा समिति जो CAG रिपोर्ट देती है उसकी जांच करती है। विपक्ष का नेता जो है इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न बनता है, यह पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये दोनों ऑप्शन में 22 ना होके ये दोनों चीज़ रहती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में 22 ना होके ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, 15, 12, कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद को निलंबित होता है? राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगी हो तो 19 अनुच्छेद 19 जो मौलिक आपको कर्तव्य जो मौलिक अधिकार आपको मिले गए हैं 6, वो निलंबन होते हैं। कब? राष्ट्रीय आपातकाल में। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगती है? 352 अनुच्छेद के तहत। तो ये क्या होते हैं? ये निलंबित होते हैं। और 20 और 21 ध्यान रखिएगा, इनको निलंबित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी, पहली बैठक, चुनी हुई बैठक, जो सदस्य चुने हुए थे। कौन अपने पद पर शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों नरसिंह राव, PV नरसिंह राव थे, जो कि 91-92 में राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है PV नरसिंह राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 52 के तहत आते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है 61 में। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, CAG, इनको हटाने की जो है प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें चुनाव आयोग भी आता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद? 63 के तहत जो है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, जो कि हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक शब्द होता है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, यानी मतलब वो नींव का पत्थर जैसी वाली बात होती है ना, इसलिए जो है इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जो है कहा गया है। धन विधेयक संसद की सदन में पेश होता है? तो दोस्तों लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति मंजूरी पे ही किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको कभी लौटा भी नहीं सकते हैं। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसे राष्ट्रपति लौटा देते हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल है उसकी मंत्रिपरिषद में सलाह पे काम करेंगे, ये कहा गया 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति काम तो करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन एक बार उसको पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है धन विधेयक संसद के लोकसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी पे जो है ये भेजा जाता है। अब कौन सा विधेयक धन विधेयक कौन बताएगा? ये बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसमें राज्यसभा की जो शक्तियाँ ना के बराबर है धन विधेयक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? दोस्तों 32 बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी वीडियो जो है, मतलब जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित जो है जितने महत्वपूर्ण वीडियो थे, कम से कम 5 वीडियो, उसके 5 वीडियो स्पेशल जो है बताए गए हैं, जिसमें से ये संवैधानिक उपचारों का जो है प्रावधान भी जो है अधिकार कौन है, ये इसके बारे में भी जो है बताया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने इसमें भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा गया है। किसको? अनुच्छेद 32 को। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया?
ठीक है। संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया। पहले क्या था, पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसको कानूनी अधिकार बना दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये यहाँ पे ये 78 है, ध्यान रखिएगा, 9 नहीं है, 78 है, ठीक है। ये गलत हो गया, आप इसे 8 कर सकते हैं, 8 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन 1978। 94 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। केंद्र राज्य संबंधी जो संबंधित सूचियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, इसके बारे में जो है हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति संसद से कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो दोस्तों राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, कुल मिला के 14। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं, वो भी सारे 30 के 30 होते हैं, ठीक है, प्रकलन समिति में। 98 प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, धन विधेयक 110 में, ठीक है, 110 अनुच्छेद में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। धन विधेयक प्रस्तुत करने से किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, वो है राष्ट्रपति जी की जो है अनुमति आवश्यक है, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो दोस्तों वह है 1919 अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो जो है समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जितने महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी MPPCS एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा जो और अदर एग्ज़ाम है उसमें भी जो है बहुत कारगर है, स्पेशली MPPCS के लिए। तो ये प्रश्न जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह से MPPCS प्रश्न पूछता है उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।